भारत में ब्रिटिश शासन की नीतियों के संदर्भ में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को विस्तारपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत आज की श्रृंखला में ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियों का अंतिम भाग तात्कालिक भारत में ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था को विस्तारित समझेंगे। कृपया ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियों के संदर्भ में समाप्त हो चुकी विवरणों अर्थात ब्रिटिश सिविल सेवा, पुलिस सेवा और सैन्य व्यवस्था आदि पर प्रस्तुतियों को अवश्य देखें। सुविधा के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ब्रिटिश भारत में न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहले हम इसके उद्देश्य अर्थात आखिर क्यों, फिर इसके विकास और विशेषताएं जैसे कानून का शासन एवं कानून के समक्ष समानता आदि संदर्भों में क्या विचार विमर्श रहे होंगे, इन सभी पहलुओं को एक एक कर देखते हैं। भारत में भूसंपत्ति एवं राजस्व प्राप्ति के हितों से परिचालित होकर ब्रिटिश न्याय प्रणाली की स्थापना की गई। वस्तुतः वारेन हेस्टिग्स के काल में भारत में ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली की स्थापना हुई। वारेन हेस्टिग्स के समय ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली के तहत प्रत्येक जिले में एक दीवानी एवं फौजदारी अदालत स्थापित की गई। वस्तुतः वारेन हेस्टिग्स ने मुगलकालीन न्याय व्यवस्था को ही नए सिरे से गठित करने का प्रयास किया। इस व्यवस्था में 10 रुपये से कम के दीवानी मामले गांव के मुखिया द्वारा सुने जा सकते थे और 500 रुपये तक के मामलों का निर्णय कलेक्टर की अध्यक्षता वाली डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत कर सकती थी। इसके निर्णयों के विरुद्ध अपील के लिए कलकत्ता में सदर दीवानी अदालत की स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष बंगाल का गवर्नर होता था। वारेन हेस्टिग्स की न्याय व्यवस्था में फौजदारी मामलों की सुनवाई के लिए प्रत्येक जिले में फौजदारी अदालत की व्यवस्था की गई, जिसका अध्यक्ष काजी होता था जो 2 मुफ्तियों की सहायता से न्याय करता था। जिला न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील मुर्शिदाबाद स्थित सदर निजामत अदालत में की जाती थी, जिसका अध्यक्ष नायब नाजिम होता था। अदालती कार्यवाही का लिखित रिकॉर्ड रखने की परंपरा की शुरुआत वारेन हेस्टिग्स द्वारा की गई। न्याय करने के लिए हिंदू व मुस्लिमों के सर्वमान्य तथा प्रचलित कानूनों को बांग्ला एवं फारसी में संहिताबद्ध करवाया। फौजदारी मामलों की सुनवाई केवल मुस्लिम कानूनों के आधार पर ही होती थी। हेस्टिग्स के शासनकाल में ही रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इससे बंगाल में न्याय की दोहरी व्यवस्था लागू हुई। परिणामस्वरूप सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों के बीच क्षेत्राधिकार को लेकर टकराव होने लगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। इसके अधिकार क्षेत्र में कलकत्ता में रहने वाले सभी अंग्रेज एवं भारतीय आते थे। यदि किसी मामले में दोनों पक्ष सहमत हो तो कलकत्ता से बाहर की मुकदमे की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती थी। कॉर्नवालिस के समय कॉर्नवालिस कोर्ट लागू हुआ, जो शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था, जिसके तहत प्रशासन एवं न्याय प्रशासन को अलग कर दिया गया और जिला अधिकारी को केवल राजस्व संबंधी मामलों में अधिकार दिया गया। न्याय के लिए जिला जज की नियुक्ति की गई। कॉर्नवालिस के समय फौजदारी मामलों में पश्चिमी अवधारणा को लागू किया गया, जिसके तहत हत्या के मामले में निर्णय हत्यारे की भावना के आधार पर की गई। पहले अस्त्र शस्त्र के आधार पर निर्णय किया जाता था। इसी तरह मृतक के अभिभावक की इच्छा से क्षमा करने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई और कानून की सर्वोच्चता स्थापित की गई। कॉर्नवालिस को अपने न्यायिक सुधारों में विलियम जोन्स का सहयोग मिला। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के काल में न्यायिक सुधारों पर इंग्लैंड की उपयोगितावादी विचारधारा का प्रभाव देखा जा सकता है। इसी क्रम में बेंटिक ने दंड विधान की कठोरता कम की और कोड़े मारने की सजा समाप्त की।
वस्तुतः उपयोगितावादी विचारक बेंथम मिल के इस विचार से वह प्रभावित था कि अपराधियों को सजा सुधारने के लिए दी जाने चाहिए, बदला लेने के लिए नहीं। विलियम बेंटिक ने लोगों की आवागमन की असुविधा को दूर करने के लिए इलाहाबाद में भी सदर दीवानी एवं सदर निजामत अर्थात फौजदारी अदालत की स्थापना की और न्यायालयों में स्थानीय भाषा के प्रयोग की अनुमति दी। विलियम बेंटिक ने मैकाले के अधीन एक विधि आयोग का गठन किया और इसके माध्यम से कानून का संहिताकरण किया गया। 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम पारित हुआ जिसके तहत पुराने सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया और कलकत्ता, बॉम्बे एवं मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। कानून के शासन से तात्पर्य है कि शासन एवं प्रशासन का संचालन किसी व्यक्ति की इच्छा से संचालित न होकर विधि से संचालित होगा। वस्तुतः कानून के शासन के अंतर्गत प्रजा के अधिकारों की व्याख्या होती है, जहां व्यक्ति की सुरक्षा और स्वतंत्रता की गारंटी होती है। किंतु व्यवहारिक रूप में भारत में यह अवधारणा लागू नहीं थी क्योंकि कानून का निर्माण भारतीय जनता द्वारा नहीं बल्कि विदेशी शासकों के द्वारा हो रहा था और अंग्रेजों की इच्छा ही कानून थी। इस तरह भारत में कानून का शासन भी औपनिवेशिक ढांचे के अंतर्गत था। कानून के समक्ष समानता, इसका अर्थ है कानून के समक्ष सभी मनुष्य समान हैं। धर्म, जाति, जन्मस्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। किंतु व्यवहारिक रूप में यह अवधारणा भी लागू नहीं थी, क्योंकि यूरोपियों के लिए अलग से अदालत मौजूद थीं। वस्तुतः न्यायिक प्रणाली में भी रंगभेद मौजूद था जो रिपन के काल में गिलबर्ट बिल विवाद के माध्यम से उजागर हुआ। गिलबर्ट बिल के तहत भारतीयों को भी यूरोपियों का मुकदमा सुनने का अधिकार दिया गया, किंतु अंग्रेजों ने इसका विरोध किया, जिसे श्वेत विद्रोह भी कहते हैं। इस विरोध के कारण ब्रिटिश सरकार ने गिलबर्ट बिल वापस ले लिया, जो न्यायिक व्यवस्था में रंगभेद को सूचित करता था। इतना ही नहीं, ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली इस दृष्टि से भी भेदभावपूर्ण थी कि यह महंगी और विलंबकारी थी तथा सामान्य जन की पहुंच से बहुत दूर थी। वस्तुतः अपील की अंतिम अदालत इंग्लैंड में मौजूद प्रीवी काउंसिल थी।